नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हम माइनर टेस्ट जो 7 है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के अपने टॉपिक रहने वाले हैं वो प्रवास, जनसंख्या और वैश्वीकरण। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि एक मिनट, विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। एक बात और, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि इंग्लिश वाला वर्जन भी साथ में दिखाया करो। तो इंग्लिश वाला वर्जन अगर मैं साथ में दिखाऊंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर आपके हो सकता है कि जो है क्लियर आपको नहीं दिखे, इसलिए जो है आप जो है इंग्लिश वाला मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, विश्व जनसंख्या वितरण जो है के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। सबसे पहले, पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है। बिल्कुल सही बात है। जो जितना स्थल का भाग है उसमें से 50% क्षेत्र में कोई भी प्रकार की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो यह गलत है और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। क्योंकि विश्व की 90% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उसका कारण क्या है? कारण है कि दक्षिणी जो गोलार्ध है आपका, कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, उसमें क्या होता है आपका कि जो स्थल भाग है वो कम है। स्थल भाग क्या है? कम है, भाग कम है। इस वजह से जो है उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो है 60% जनसंख्या ना होकर 90% जनसंख्या निवास करती है। फिर 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर विश्व की मात्र 1% लोग निवास करते हैं। जैसे अपने मानो कि ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, फिर ये 30 डिग्री है, फिर ये 60 डिग्री है, ठीक है। क्या है? 60 डिग्री, और ऊपर है 90 डिग्री। सेम इस साइड भी ये जो है 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर 90 डिग्री। तो 60 डिग्री से ऊपर मतलब इस साइड और इस साइड जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे सघन बसाव वाला प्रदेश है। एशिया का जो चाइना, भारत और ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या, यानी कि सबसे ज्यादा ऐसे जो जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है। तो सघन जो है जनसंख्या जो है वाला जो कौन सा समूह है? एशियाई समूह। तो ये भी सही है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोला प्रवास सिद्धांत, इधर तो प्रवास का सिद्धांत है, इधर प्रतिपादक है। कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करें प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ये ग्रिफिथ ट्रेलर द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, ये जेलेंस्की द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीके जिफ द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। इनका कहना था कि जो प्रवास है वो क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कोई दो जगहों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी प्रवास उतना ही कम होगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह उतने ही कम जाएंगे। फिर एक गुरुत्व मॉडल, तो गुरुत्व मॉडल आपका टोबलर ने नहीं दिया था। गुरुत्व मॉडल का दूसरा नाम है फुटकर सिद्धांत। कौन सा? फुटकर सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, गुरुत्व मॉडल को फुटकर सिद्धांत। और ये जो दिया था आपका, ये रायली ने दिया था। किसने दिया था? रायली ने। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सिद्धांत और है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक सिद्धांत है जिसका नाम है आपका अंतरालयी सिद्धांत। अंतरालयी सिद्धांत, और जो अंतरालयी सिद्धांत है आपका, ये दिया था स्टोफर ने। किसने दिया था? स्टोफर ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित अवरोही यानी कि घटता क्रम लिखो। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जो है नंबर 1 आ चुका है। क्रिकेट के बाद में भारत कहीं नंबर 1 है, तो वो कहां पर है? जनसंख्या में। और क्रिकेट में भी आजकल टेस्ट में तो जो है भट्टा बैठता जा रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो है सबसे ऊपर भारत है अपना, ठीक है। भारत के बाद में चीन है, फिर आपका चीन के बाद में कौन है? यूएसए, और फिर है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 2025 की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार है। तो आपको जो है क्रम याद रखना है, भारत, चीन, यूएसए और इंडोनेशिया, टॉप 4 कंट्री जो है आपकी जनसंख्या का जो घटता क्रम है, ये सबसे ज्यादा भारत की है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विकासशील देशों से उच्च कुशल
प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन जब विकसित देशों की ओर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? मतलब विकासशील देश जैसे भारत है, विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान है, वहां जो उच्च कुशल प्रशिक्षित, जहां लोग कोई साइंटिस्ट है या कोई इंजीनियर है जो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो क्या करता है? विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाता है। तो ये कहलाता है आपका ब्रेन ड्रेन। क्या कहलाता है? ब्रेन ड्रेन। बाकी ब्रेन ड्रॉप, ब्रेन हेल्प, ब्रेन होज, इनका कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं है। शब्द सिर्फ एक है, ब्रेन ड्रेन, जिसका मतलब है विकसित देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का पलायन विकसित देशों की ओर होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है वो पूछा है। सबसे पहले प्रजनता, तो प्रजनन होगा, बर्थ रेट बढ़ेगी तो बिल्कुल जनसंख्या परिवर्तन होगा। ये मृत्युता है, यहां पर ऐसे कर दो, मृत्युता यानी कि जो आपकी डेथ रेट जो है बढ़ेगी या कम होगी तो भी जनसंख्या परिवर्तन होगा। प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह प्रवास होगा तो भी जो है आपकी क्या होगा? जनसंख्या परिवर्तन होगा। लेकिन साक्षरता जो है नहीं होगा, ध्यान रखने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, साक्षरता इंक्लूड नहीं है। कोई कहता है ना कि असाक्षरता के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये सिर्फ एक कहावत है, बात हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से साक्षरता जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो जो आपकी जो है बर्थ रेट, डेथ रेट और प्रवास यानी इमिग्रेशन, ये तीनों के तीनों आपकी क्या है? आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3, साक्षरता नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रवास का अपकर्षण कारक नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपकर्षण की, और अपकर्षण एक ही बात है, पुल फैक्टर। एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर होता है मतलब जनसंख्या को आकर्षित करने वाला फैक्टर, जनसंख्या को आकर्षित करने वाला, जनसंख्या को आकर्षित करने वाला फैक्टर जो होता है उसको कहते हैं पुल फैक्टर। एक होता है आपका पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर होता है जनसंख्या को बाहर निकालने वाला, यानी जनसंख्या को दूसरी जगह निकालने वाला फैक्टर, निकालना, ठीक है। पुल फैक्टर का मतलब जनसंख्या को आकर्षित कर रहा है। तो रोजगार की कमी जो है वो जनसंख्या को आकर्षित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो कौन सा कारक नहीं है? पहला ही नहीं है। बेहतर जलवायु होगी तो बिल्कुल पुल फैक्टर होगी, वो जनसंख्या को आकर्षित करेगी। शिक्षा के बेहतर अवसर होंगे तो जनसंख्या को आकर्षित करेगी। मनोरंजन के बेहतर स्रोत होंगे तो जनसंख्या आकर्षित होगी। लेकिन रोजगार के अवसर में कमी होने पर जो है आपके जो है जनसंख्या को आकर्षित ना करके ये क्या हो गया? आपका पुश फैक्टर हो गया। क्या हो गया? पुश फैक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से विश्व के सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। विश्व में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा मोनाको एवं नामीबिया। मोनाको जो है आपका, इसकी 25,000 से ज्यादा जो है जनसंख्या प्रति किलोमीटर जो है स्क्वायर पर निवास करती है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हर साल चेंज होता है आंकड़ा। नामीबिया में मात्र 2 लोग जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करते हैं। तो कितना आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 25,000 से भी ज्यादा जो है क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है, जबकि नामीबिया में 2 आदमी ही 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो मोनाको और वैसे जगह जो बड़े देश हैं, कौन से बड़े देश? बड़े देशों में जो है सर्वाधिक जो घनत्व है का, सर्वाधिक जन घनत्व है वो है आपका बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से संख्या के आधार पर विश्व का शीर्ष अप्रवासी यानी गंतव्य देश। अप्रवासी का मतलब हो गया जहां लोग आते हैं, लोग आते हैं। गंतव्य कौन सा है? आते हैं। मतलब 2024 की जो वैश्विक प्रवास रिपोर्ट है उसके अनुसार उस देश का नाम बताओ जहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग आते हैं, मतलब अप्रवास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी हो गई? तो जो आपकी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 है उसके अनुसार जो है आपकी 281 मिलियन जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अभी तक हो चुकी है। मतलब 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 281 मिलियन प्रवासी जो है लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से एक मिनट निम्नलिखित में से किस देश का संबंध श्वेत आप्रवास नीति से है? तो इसको हम कह सकते हैं
के अनुसार जो है नीति बनाना, और ज्यादातर साउथ अफ्रीका कर देते हैं रंग के अनुसार जो है नीति, या इसको कहते हैं श्वेत आप्रवास नीति। और ये हमारे सेकंड ग्रेड में जब मैं लगा था उस पेपर में आया था, और मेरा गलत हो गया था ये, क्योंकि मैंने दक्षिण अफ्रीका कर दिया था। हालांकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर इसका ऑस्ट्रेलिया होगा। श्वेत आप्रवास नीति अपनाने वाला या रंग भेद के आधार पर नीति अपनाने वाला, प्रवास की नीति बनाने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और अब जो क्वेश्चन आपके वो क्या है? साइकोलॉजी से है। तो इन क्वेश्चन को हम अलग क्लास में देखेंगे, तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। जो अपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 65 तक जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, उनको मैं अलग से क्लास में करवाऊंगा आपको, ठीक है। अगली जो क्लास होगी अपनी, तो अपन देखते हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 66 से। इसमें अब क्वेश्चन आएंगे अपने करंट के प्लस जो है आपके आएंगे वैश्वीकरण के, ठीक है। सबसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको आभा कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। किसमें? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने में, जिसको शॉर्टकट में आभा कहते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। फिर आता है अपना कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की गई है और असंगत युग्म का चयन करना है। भारत सोलर एक्सपो जो है जोधपुर में हुआ, बिल्कुल। हस्तशिल्प एक्सपो, जब हस्तशिल्प की बात हो जाती है ना, हैंडीक्राफ्ट की बात, तो हमेशा ध्यान रख लेना जोधपुर के ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये जोधपुर में हुआ है, जैसलमेर में नहीं हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट श्रम संबल, ये राजसमंद में, बिल्कुल। और अंकुश अभियान बीकानेर में। तो ध्यान रखना आपको असुमेलित हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अभी वैश्वीकरण के भी क्वेश्चन आएंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है आपकी मिली है वो मेड इन पैराडाइज को। और ये जो है आपकी किसके द्वारा जो है बनाया गया ये वीडियो? अनिरुद्ध दास द्वारा। किसके द्वारा? अनिरुद्ध दास के द्वारा। और ये लद्दाख में जो एक कला होती है, लद्दाख जो है वहां को ये फिल्माया गया है। और ये पश्मीना जो आर्ट होती है उससे रिलेटेड है। कौन से आर्ट से? पश्मीना आर्ट से संबंधित है। इसको जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अब नाम से तो पता चलता होगा, पता नहीं कुछ क्या ही होगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसके संबंध में निम्नलिखित कथन दिए, आपको सत्य कथन बताना है। राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये सांगानेर जयपुर से इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपरागत जो विधियां उनको पुनर्जीवित करना है। ध्यान रख लेना, नाम से पता नहीं चलेगा कि वर्षा जल से संबंधित है। तो आपका कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये वर्षा जल संचय की परंपरागत जो विधियां थे उनको पुनर्जीवित करने का अभियान है। तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई है? तो जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, उनके लिए एक समिति का गठन किया गया था उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में, ठीक है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि मदन दिलावर के जो है समिति गठित हो, गठित जो समिति हुई थी वो जो है प्रेमचंद बेरवा के नाम पर हुई थी। हालांकि इन्होंने समीक्षा जो है की थी कि इतने स्कूलें बंद होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर इस समीक्षा को जो है बंद कर दिया और सारी स्कूलें खुली ही रहेगी। राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां खोला जा रहा है? तो राज्य का पहला बालिका जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, वो आपका दबूकड़ा अजमेर में खोला जा रहा है। ध्यान रखना, पहला बालिका सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम, जिसको RKSMBK कहते थे, ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक होता था। बेसलाइन आंकलन कक्षा 3 से 8 तक होता था। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो जो RKSMBK था ना, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका अब नया नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको कहते हैं MSRA, ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये 3 सब्जेक्ट में होता है, 6ठी 7वीं 8वीं में, तो जिसमें जो है आपका एक तो होता है हिंदी, एक इंग्लिश और मैथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता है मोना अग्रवाल अवनी लेखरा के साथ इन्होंने पदक जीता था, अभी जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें। तो यहां पर जो है आपका मोना अग्रवाल जो है अवनी लेखरा वाले खेल से संबंधित है, और अवनी लेखरा आपकी पैरा शूटिंग से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74।
निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैसे ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया, कारण कि यहाँ पर उत्तर 1, 2 और 3 तीनों होंगे। जानकीलाल भांड को पहले ही मिल चुका है, बाद 2025 की करें तो 3 लोगों को मिला है। सीन काफ निजाम को मिला है साहित्य की कैटेगरी में। बतुल बेगम को कला कैटेगरी में मिला है मांड गायन के लिए। किसके लिए? मांड गायन के लिए। और जो बैजनाथ महाराज है इनको अध्यात्म में मिला है। किसमें? अध्यात्म में। तो ये तीनों राजस्थानी है जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुटमणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, राजस्थानी भाषा में जो है मुकुटमणिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो मिला है आपका गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, उनकी रचना है गांव और अम्मा, जिसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। फिर है वर्ल्ड सोशल फोरम हो सकता है ये फोरम की 16वीं बैठक 2024 में कहां संपन्न हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसकी 16वीं बैठक 2024 में कहां संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई आपकी नेपाल में। कहां पर हुई? नेपाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 77, ये वैश्वीकरण से संबंधित है। 76वां क्वेश्चन करंट से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बिल्कुल, बहुआयामी का मतलब है सिर्फ बिजनेस या आर्थिक नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार की जो है परिघटना इससे संबंधित है, तो ये बहुआयामी है। फिर है वैश्वीकरण का विभिन्न देशों और समाजों पर प्रभाव विषम रहा है। विषम का मतलब नेगेटिव, तो बिल्कुल। क्या इससे क्या हुआ? एक तो जो है आपके धन, जो आपकी आय की असमानता पैदा हुई है। ठीक है, आय की असमानता। जो बड़े देश हैं उनका एक तरफा वर्चस्व हो गया वैश्वीकरण के कारण, तो विभिन्न देशों पर इसका प्रभाव जो है विषम रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों सही है। बड़े देशों ने जो है ज्यादा फायदा लिया इससे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? व्यापार की मात्रा में वृद्धि, तो बिल्कुल जो है आपका वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति होगी, बिल्कुल। लेकिन विदेशी निवेश के प्रवाह में कमी नहीं होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वैश्वीकरण का परिणाम कौन सा नहीं है? तीसरा, विदेशी जो निवेश है उसके प्रवाह में भी वृद्धि ही होती है वैश्वीकरण से। अगला क्वेश्चन नंबर 79, वैश्वीकरण शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो इसको मैं पूरा डिटेल से ही आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें वैश्वीकरण जो शब्द है वो किसने दिया? तो वो दिया थियोडोर लेविट ने। किसने दिया? थियोडोर जो लेविट है उन्होंने दिया। अब जो है आपको मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से बता देता हूं। इन्होंने तो ये दिया, इसके अलावा जो है प्रसिद्ध किसने किया? वैश्वीकरण शब्द को सर्वाधिक प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्टसन को। किसको? रॉबर्टसन को। ठीक है, फिर जो अपन बात करते हैं मार्शल मैकलुहान की, इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको कहते हैं वैश्वीकरण गांव। वैश्वीकरण गांव की अवधारणा इन्होंने दी, या हम कह सकते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज, इसकी अवधारणा किसने दी? मैकलुहान ने। ठीक है, फिर बात करें जोसेफ स्टिगाल्टीज की, तो इनके बारे में आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि इन्होंने जो है वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण कहा। क्या कहा? वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण कहा। अमेरिकीकरण कहा। किसको कहा? वैश्वीकरण को। मतलब वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण कहने वाले कौन है? आपके जोसेफ स्टिगाल्टीज हैं। वैश्वीकरण को क्या कहा? जो है अमेरिकीकरण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जॉर्ज रिटर के बारे में मैं बता देता हूं। इन्होंने जो है वैश्वीकरण को जो है वैश्वीकरण को क्या कहा? तो मैकडोनाल्डाइजेशन कहा। डोनाल्डाइजेशन कहा। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण की प्रगति से लोग अपनी मूल पहचान के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? मतलब वैश्वीकरण से जो लोग हैं वो मूल पहचान से क्या हो रहे हैं? मूल पहचान के प्रति जो भाषा संस्कृति है उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और ये बात आपकी कही किसने? जॉन नाइस्बिट ने। ठीक है, जॉन नाइस्बिट ने ये बात कही है। तो ये अपने जो है क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन जीवा स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।